जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अभी के अपडेट्स में। तो जीसीपी यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या इसे ग्रीन क्रेडिट स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ फैसले लिए हैं। उनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये योजना है क्या, ये कार्यक्रम है क्या, स्कीम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट योजना या ग्रीन क्रेडिट स्कीम या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर भी इसे लॉन्च कर दिया। 31 मार्च को न्यूज़ में जो छपी खबरें हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो खबरें छपी हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें तो सूचना के अधिकार या अधिनियम आरटीआई के तहत सरकार से जो जवाब प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर पाया था कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत विधायी विभाग ने नोट किया था कि पर्यावरण अधिनियम संभवतः योजना के तहत व्यावसायिक प्रावधानों का समर्थन करता है। 2023 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसे हम जीसीपी शॉर्ट में कहते हैं, का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह वन रोपण जैसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों को ग्रीन क्रेडिट जारी करके ऐसा करने की योजना बना रहा है। एक बार जब व्यक्ति या संस्थाएं केंद्र सरकार की वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करती हैं, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, जिसे हम ICFRE कहते हैं, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत योजना को लागू करती है, एक एजेंसी के माध्यम से गतिविधि को सत्यापित करेगी। इसके बाद ICFRE एक ग्रीन क्रेडिट प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। एक बार जब ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण हो जाते हैं, तो उन्हें ICFRE द्वारा विकसित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अपने शुरुआती चरण में वनीकरण और जल संरक्षण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि यह योजना कई कारणों से आलोचना का शिकार भी हो रहा है। उनमें से सबसे प्रमुख यह है कि यह योजना वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्षयग्रस्त भूमि की पहचान करना है जिस पर संस्थाएं पेड़ लगा सकती हैं। वर्तमान में क्षयग्रस्त भूमि या बंजर भूमि, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्गीकृत किया गया है, में झाड़ीदार जंगल और घास के मैदान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आवास भी शामिल हैं। यहाँ पेड़ लगाने से कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिसमें इन मूल पारिस्थितिकी तंत्रों की महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भूमिका को प्रभावित करना, साथ ही इन क्षेत्रों में जैव विविधता को प्रभावित करना शामिल है। एक पर्यावरण कानून विशेषज्ञ ने मोगाम्बे इंडिया को बताया कि यह योजना वनों और भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली सांस्कृतिक महत्ता या पारिस्थितिकी सेवाओं पर विचार किए बिना पेड़ दृष्टिकोण को अपनाती है। जीसीपी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली में एक और चिंता यह है कि यह स्पष्ट नहीं करता है कि ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के हिस्से के रूप में लगाए गए पेड़ों की देखभाल कौन करेगा, यानी कि जो पेड़ लगाए गए हैं उसकी देखभाल कौन करेगा। क्या स्थानीय निकाय करेगी या कोई एजेंसी है जो इसकी देखभाल करेगा? पेड़ तो लग जाएगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पेड़ को बचाएगा कौन? लगने के बाद सूख जाएगा, ना पानी मिलेगा, ना खाद मिलेगा, ना उससे जानवरों से बचाया जाएगा। मार्च 2024 में 91 सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें इनमें से कई चिंताओं का हवाला दिया गया था। इसमें लिखा है, योजना की कमियां स्पष्ट हैं। कोई भी धनराशि हमारे वनों के लिए आवश्यक भूमि तथा हमारी जैव विविधता और वन्य जीवों के विकास के लिए आवश्यक भूमि का विकल्प नहीं हो सकती। फिर भी सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए वन भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें भूमि के बजाय बदले में धन ग्रीन क्रेडिट के रूप में देने की अनुमति दी जा रही है, जैसा कि अब तक होता रहा है। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण समूहों द्वारा उठाई गई इन चिंताओं पर गौर किया और पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा। मंत्रालय ने जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा। मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियमों को अधिसूचित किया, जो जीसीपी का आधार निर्धारित करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने किन चेतावनियों की अनदेखी की, आइए उसको आपको बताते हैं।
यह पता चला है कि मंत्रालय द्वारा नियमों को अधिसूचित करने से एक सप्ताह पहले विधि मंत्रालय के अधीन विधायी विभागों ने चेतावनी दी थी कि पर्यावरण अधिनियम के प्रावधान संभवतः कार्यक्रम द्वारा निर्दिष्ट व्यवसाय मॉडल का समर्थन नहीं करते। विधायी विभाग, जो अन्य मंत्रालयों के लिए कानून का मसौदा तैयार करता है, ने इस मुद्दे को 2 बार नोट किया और पर्यावरण मंत्रालय को कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट नियमों की वैधता की जांच करने की सलाह दी। इंडियन एक्सप्रेस ने 31 मार्च को आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों की में दी जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट की। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय ने सुझाए गए कानूनी समीक्षा के बिना ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आरटीआई अधिनियम के तहत मीडिया हाउस द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 अगस्त 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियमों के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी और फिर इसे कानून मंत्रालय के विधायी विभाग को जांच के लिए भेज दिया। उस वर्ष 5 अक्टूबर को विधायी विभाग ने टिप्पणी की, शायद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान ऐसे व्यावसायिक उद्देश्यों या गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए बनाए जाने वाले नियमों का समर्थन नहीं करते। उपरोक्त के मद्देनजर प्रशासनिक मंत्रालय कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट नियमों की वैधता की जांच कर सकता है। लेकिन इसके जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि जीसीपी पर्यावरण संरक्षण और सुधार का समर्थन करता है और इसे ईपीए के दायरे में रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय में एक वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी ने 10 अक्टूबर 2023 को आंतरिक फाइलों में उल्लेख किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। इसी पत्राचार श्रृंखला में एक्सप्रेस ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि विधि मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर चर्चा की गई है और उचित रूप से विचार किया गया है। ग्रीन क्रेडिट नियमों की वैधता का मुद्दा 4 जनवरी 2024 को फिर से उठा, जब वह जीसीपी की मसौदा अधिसूचना की समीक्षा कर रहा था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विधायी विभाग ने पाया कि उसके पास इस कानूनी मामलों के विभाग से कोई सलाह का रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि पिछले साल 29 जनवरी को पर्यावरण मंत्रालय ने केवल 10 अक्टूबर 2023 से अपनी प्रस्तुतियां संदर्भित की और कहा कि नियम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के मंत्रालय के जनादेश के अनुरूप थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको बताया, ये आर्टिकल था द वायर का। अब जीसीपी क्या है? कार्यक्रम के तहत पर्यावरण सकारात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों, समुदायों और निजी उद्योगों को व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं। इस तरह के कार्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि शामिल हो सकते हैं। इन क्रेडिट को फिर औद्योगिक या बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण जैसे कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए घरेलू मंच पर कारोबार किया जा सकता है। इसके शुभारंभ के बाद से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे 41 सार्वजनिक उपक्रमों सहित 384 संस्थानों ने इस योजना के अंतर्गत भागीदारी के लिए पंजीकरण कराया है। आरटीई अधिनियम के तहत प्राप्त अभिलेखों के अनुसार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 अगस्त 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियमों के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी तथा फिर इसे विधि मंत्रालय के विधायी विभाग को जांच के लिए भेज दिया। 5 अक्टूबर 2023 को विधायी विभाग ने मसौदा तैयार करने के दृष्टिकोण से कुछ बदलाव सुझाने के अलावा यह भी कहा, शायद पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधान ऐसे व्यावसायिक उद्देश्यों या गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए बनाए जाने वाले नियमों का समर्थन नहीं करते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर प्रशासनिक मंत्रालय कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट नियमों की वैधता की जांच कर सकता है। विधि मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने इसके औचित्य को स्पष्ट करते हुए इसकी तुलना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम से की, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था ताकि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का निर्माण किया जा सके, क्योंकि विधि मंत्रालय ने बाजार से जुड़ी प्रणाली पर इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी। कानून मंत्रालय के सुझाव के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने तर्क दिया कि जीसीपी केवल पर्यावरण संरक्षण और सुधार का समर्थन करता है, जो इसे ईपीए के दायरे में रखता है। विधायी विभाग की टिप्पणियों के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय में एक वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी ने 10 अक्टूबर 2023 को आंतरिक फाइलों में उल्लेख किया कि ईपीए पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। इसी पत्राचार श्रृंखला में पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक स्तर के एक अधिकारी ने उल्लेख किया कि कानून मंत्रालय द्वारा
की गई टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया है। फाइल नोटिंग में कहा गया है, मामले पर चर्चा की गई। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लॉन्च और शीघ्र रोल आउट के महत्व को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में ग्रीन क्रेडिट नियमों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण मंत्री ने 12 अक्टूबर 2023 को मसौदा नियमों को मंजूरी दी और उन्हें 13 अक्टूबर को प्रकाशित किया। जीसीपी नियमों की वैधता का सवाल 4 जनवरी 2024 को फिर से उठा। जीसीपी के एक पायलट घटक वृक्षारोपण आधारित ऋण के लिए कार्यप्रणाली पर पर्यावरण मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना की समीक्षा करते समय विधायी विभाग ने पाया कि उसके पास कानूनी मामलों के विभाग से सलाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर 29 जनवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय ने केवल 10 अक्टूबर 2023 से अपने सबमिशन का हवाला दिया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या जीसीपी नियमों की जांच विविध विधिक मामलों के विभाग से कराई गई है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि LDMOLJ यानी कि विधान विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय ने DOLA विधि मामलों के विभाग के परामर्श से प्रस्तावित GCR की वैधता की जांच का सुझाव दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि LDMOLJ की टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया और उन्हें पूरी तरह से संबोधित किया गया। मंत्रालय ने इस पर और विस्तार से बात नहीं की। इसमें कहा गया कि नियमों को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिदेश के अनुरूप सूचित किया गया है। EPA के तहत बाजार आधारित तंत्र के निर्माण पर चिंताओं के बारे में इसने कहा, जहां तक बाजार आधारित तंत्र का सवाल है, ये पहले से ही मौजूद है, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा, जहां रिसाइकिलर्स द्वारा बनाए गए EPR प्रमाण पत्र उत्पादकों द्वारा उनके EPR दायित्वों को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं। यह अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पूछे गए विस्तृत प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। विधि मंत्रालय के अधिकारियों के नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि EPA के तहत अपशिष्ट क्षेत्र के लिए चाहे जो भी तंत्र क्रियाशील हो, पर्यावरण मंत्रालय को ग्रीन क्रेडिट नियमों की कानूनी जाँच के संबंध में चिंताओं का समाधान करना चाहिए। विधि मंत्रालय की चिंताएं महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो भारतीय वन सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी और केरल की पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत नियम अधिसूचित किए गए थे, किसी भी तरह से प्रतिपूरक वनीकरण के लिए हरित ऋण के आदान प्रदान के लिए व्यवसाय मॉडल का प्रावधान नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कानून मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। अगर EPA का इस्तेमाल किया जाना था तो संसदीय अनुमोदन सहित सभी उचित प्रक्रियाओं के बाद इसमें संशोधन किया जाना चाहिए था और इसके बाद GCP के लिए व्यवसाय मॉडल को सक्षम करने के लिए नियम तैयार किए जाने चाहिए थे। मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट नियमों की EPR ढांचे से तुलना पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजय उपाध्याय, उन्होंने कहा कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचे और ग्रीन क्रेडिट की तुलना अनुचित है और यह लगभग सेब और संतरे की तुलना करने के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि EPR स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये द इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी और उसको हमने हिंदी ट्रांसलेट किया, क्योंकि आपको पता है कि द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश पत्रिका है या अखबार है, जो भी आप कह सकते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने ट्रांसलेट किया और हिंदी आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, तो भाषा का ध्यान अपने दिमाग को लगाकर सुनिएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस को एक्सप्लेन किया था द वायर ने, फिर उसके बाद द वायर को हमने जो पढ़ा उसके बाद हमको थोड़ा सा लगा कि क्योंकि द वायर पे ज़्यादातर सरकार द्वारा एक्शन लिए जाते रहते हैं, कई मामलों में वो हैं, तो फिर उसके बाद हमने कहा भाई द इंडियन एक्सप्रेस को ही पढ़ लिया जाए। तो वो चीज़ें हमने आपको बताई जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी और द इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग भी हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रोजाना प्राप्त हो रही हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।